दोस्तों आज मैं आपके सामने जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एटॉमिक बॉम्ब पर बनाई जाने वाली पहली मूवी है जिसमें एटॉमिक बॉम्ब के फादर ओपनहाइमर की सारी लाइफ और उनकी एटम बॉम्ब बनाने की जर्नी को डिस्कस किया गया है। साथ में हम सबके फेवरेट रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी हैं। तो चलिए अपनी मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर साइंटिस्ट ओपनहाइमर को ही दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त एक कोर्ट में बैठे हुए थे और अपने खिलाफ हुए केस को फेस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें एएसी की तरफ से साइंटिस्ट लेविस को दिखाया जाता है, जिस बंदे ने ओपनहाइमर पर केस किया हुआ था। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, एएसी अमेरिका में उस वक्त एटॉमिक बॉम्ब के लिए काम कर रही एजेंसी का नाम होता है और ये लेविस उसी एजेंसी का बंदा होता है। ओपनहाइमर से एटॉमिक बॉम्ब की शुरुआत का पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि उन्होंने पीएचडी जर्मनी से फिजिक्स में की थी और उन्हें शुरू से ही एटॉमिक एनर्जी के बारे में बहुत ही ज़्यादा शौक था, इसलिए उन्होंने फिजिक्स पढ़ी। एक दिन उनकी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर आए तो ओपनहाइमर ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, जिसे सुनकर प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए क्योंकि वो इस तरह का क्वेश्चन पहले कभी नहीं सुन चुके थे और वो भी एटॉमिक एनर्जी में बहुत ज़्यादा महारत रखते थे। प्रोफेसर ओपनहाइमर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए तो ओपनहाइमर ने एटॉमिक एनर्जी में ही पढ़ना शुरू कर दिया। उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च की क्योंकि वो एटॉमिक बॉम्ब को अपने अंदर फील करता था और ये उसका एक ख्वाब था। फिर प्रेजेंट में जूरी लेविस से ओपनहाइमर के बारे में क्वेश्चन करती है तो वो उसे बताता है कि वो पहली बार उसे तब मिला था जब वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था और एटॉमिक बॉम्ब बना चुका था। वहाँ पर बाहर आइंस्टाइन भी खड़े होते हैं तो लेविस ओपनहाइमर से पूछता है कि क्या उसने एटॉमिक बॉम्ब बनाते वक्त आइंस्टाइन की मदद ली थी। तो ओपनहाइमर बताता है कि हाँ उसने ली थी। फिर उधर लेविस ओपनहाइमर को ऑफ़र करता है कि उसे एएसी में जारी काम को लीड करना चाहिए, मगर ओपनहाइमर वहाँ पर इनकार करता है और वहाँ से निकल जाता है। दरअसल एएसी उस वक्त हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने पर काम शुरू करना चाहती थी और ओपनहाइमर के एटॉमिक बॉम्ब को सक्सेसफुली बनाने की वजह से एएसी यही चाहती थी कि वो इस प्रोजेक्ट को भी लीड करे और वो इसका काम ओपनहाइमर को देना चाहती थी, मगर वो वहाँ से निकल जाता है, जिसका मतलब साफ साफ इनकार था। फिर एएसी डिपार्टमेंट की तरफ से लेविस नाम का बंदा ओपनहाइमर पर केस करता है क्योंकि वो उस वक्त उसके खिलाफ हो चुके थे और वो साबित करना चाहते थे कि ओपनहाइमर अब रशिया के साथ कोऑपरेट कर रहा है और इसी बात को साबित करने के लिए लेविस की तरफ से कोर्ट में केस चल रहा था। जब जूरी ओपनहाइमर से पूछती है तो ओपनहाइमर अपनी आगे की कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि वो अपनी स्टडी ख़त्म करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया पर गए थे। वहाँ पर उसकी मुलाकात लॉरेंस नाम के एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट से हुई, जिसके बाद उन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। जिसके बाद उन्होंने उस यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स को पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें उनका मेन सब्जेक्ट एटॉमिक एनर्जी ही था और बच्चे बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे इस सब्जेक्ट में। उन दिनों ओपनहाइमर पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी ले रहा था और स्पेन के लिए प्रोटेस्ट भी करना चाहता था, जिसके चलते लॉरेंस उसे कहता है कि उसे अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए और पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है तो फिर हम एक पार्टी में ओपनहाइमर को देखते हैं, जहाँ पर उसकी जिन नाम की एक प्रोफेसर से मुलाकात होती है। वहाँ पर बातचीत करते ओपनहाइमर को जिन अच्छी लगती है। जिन गवर्नमेंट के खिलाफ थी और वो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करती थी, मगर दुनिया को बेहतर बनाने के लिए दोनों के थॉट्स बहुत ही ज़्यादा मिलते थे। उसके बाद वो घर आते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। वहाँ पर जिन एक बुक उठाती है जो कि संस्कृत में होती है, तो ओपनहाइमर उसे कहता है कि वो संस्कृत पढ़ सकता है। तो वहाँ पर वो दोनों वो बुक पढ़ने लगते हैं, जहाँ पर एक बात पढ़ते हुए ओपनहाइमर को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, जहाँ पर लिखा था कि नाउ आई हैव बिकम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। फिर एक दिन यूनिवर्सिटी में ओपनहाइमर को पता चलता है कि किसी ने एटम को स्प्लिट कर दिया है और इसके अंदर और भी ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। इसके बाद ओपनहाइमर दोबारा से रिसर्च करता है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद वो और काम करता है और समझ जाता है कि इन पार्टिकल्स को जोड़कर फ्यूजन पॉसिबल है। इसके बाद बहुत ही बड़े रिएक्शन हो सकते हैं। दूसरी तरफ जिनके साथ ओपनहाइमर के झगड़े होना शुरू हो जाते हैं और वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि अपनी एटॉमिक थ्योरीज की वजह से ओपनहाइमर साइंटिस्ट में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था और साइंटिस्ट उसे बहुत ज़्यादा प्रेज करते थे। फिर एक दिन ओपनहाइमर को अपने स्टूडेंट्स के ज़रिए वर्ल्ड वार II के बारे में पता चलता है, जिसे सुनकर ओपनहाइमर और उनके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सैड होने लगते हैं। फिर एक दिन ओपनहाइमर एक किटी नाम की वुमेन से मिलता है, जिसे देखकर वो उस पर लट्टू हो जाता है और वो उस पर अपने प्यार के प्रोटॉन्स फेंकता है और साथ ही वो दोनों एक रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। उधर ओपनहाइमर जिन के साथ जाकर ब्रेकअप कर लेता है। फिर एक दिन
दिन ओपनहाइमर अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहा होता है। तो वहाँ पर उसका साथी प्रोफेसर दोस्त लॉरेंस भी आ जाता है। वो सब बच्चों को बाहर निकालता है और ओपनहाइमर पर भड़क जाता है। वो उसे कहता है कि तुम फिजिक्स में अच्छे हो तो बच्चों फिजिक्स में ही ध्यान दो, दूसरे कामों में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो उसे पॉलिटिक्स से दूर रहने का मशवरा देता है। तो ओपनहाइमर भी उसकी बात मान लेता है और उसे कहता है कि वो आज के बाद पॉलिटिक्स के बारे में सोचेगा भी नहीं। फिर हमें कुछ समय बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ओपनहाइमर 1 साल बाद अपने घर आता है और अब उनका एक बेबी भी हो चुका होता है। मगर किटी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और वो उस पर भड़क जाती है क्योंकि वो शराब पी पी कर बहुत ही बुरी हालत में आ चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि ओपनहाइमर को लेस्ले नाम का एक एडमिरल मिलता है जो उनसे कहता है कि वो उनसे एक प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं, जिसे सुनकर ओपनहाइमर समझ जाता है कि ये मुझसे एटॉमिक बॉम्ब बनवाना चाहते हैं। मगर वो ये सब करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो उससे कहता है कि इस सब से दुनिया में बहुत ही बड़ी तबाही आ जाएगी। तो लेस्ले उसे बताता है कि हमें पता चला है कि रशिया ने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया है, इसलिए हमें भी ये करना पड़ेगा और हम एटॉमिक बॉम्ब दुनिया में तबाही लाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया में शांति लाने के लिए बनाना चाहते हैं। तो तब ओपनहाइमर उनकी बात मान लेता है और वो दुनिया भर से अच्छे अच्छे साइंटिस्ट और एक टीम इकट्ठा करता है, खुफिया शहर चुनते हैं और 4 साल के लिए इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कोई भी इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए शहर से बाहर नहीं आ सकेगा। फिर उनकी टीम में एडवर्ड टेलर नाम का एक फिजिशियन भी आता है जो उन्हें अपनी थ्योरीज दिखाता है, जिसे देखकर सबकी गांड फट जाती है और उसके बाद वो थ्योरीज ओपनहाइमर को भी दिखाई जाती हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इसने बहुत ही अच्छे तरीके से कैलकुलेशंस की हैं कि एक बार अगर किसी जगह पर एटॉमिक एक्सप्लोजन कर दिया जाए तो उसमें हाइड्रोजन पार्टिकल्स हवा में मौजूद पार्टिकल्स के साथ फ्यूजन करते हैं और उस धमाके को लाखों करोड़ों गुना बढ़ाया जा सकता है। ओपनहाइमर वो सारी थ्योरीज लेकर साइंटिस्ट आइंस्टाइन के पास आते हैं और उन्हें उसकी सारी कैलकुलेशंस दिखाते हैं। जब आइंस्टाइन वो कैलकुलेशंस देखते हैं तो दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उसने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है कि इस तरह के बॉम्ब के साथ पूरी दुनिया को तबाह भी किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर हम ओपनहाइमर को खुफिया शहर में अपनी टीम के साथ देखते हैं जहां पर एडवर्ड कहता है कि हमें धमाकों के लिए हाइड्रोजन को यूज़ करना चाहिए और जिससे धमाके कई गुना बढ़ जाएंगे। मगर वहां पर वो सभी एग्री करते हैं और ओपनहाइमर भी कहता है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए यूरेनियम को ही यूज़ करेंगे। फिर हम देखते हैं कि एक मीटिंग में लेविस और ओपनहाइमर पहली बार मिले थे जहां पर उन्हें पता चला था कि रशिया ने अपना एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर लिया है, मगर अमेरिका इसके लिए अभी तैयार नहीं था। तो ओपनहाइमर बताता है कि वो इस पर काम कर रहे हैं और 4 साल के अंदर अंदर वो एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर लेगा। तो लेविस उसे ये काम जल्दी करने के लिए कहता है। साथ ही लेविस तब ही ओपनहाइमर पर शक करता है और उसके पीछे FBI को लगा देता है। फिर एडमिरल लेस्ले प्रोफेसर जिन के कम्युनिस्ट विचारों की वजह से ओपनहाइमर को उससे दूर रहने के लिए कहता है। वो उसे बताता है कि कई दुश्मन देशों में उसके संबंध नज़र आते हैं और इसी वजह से गवर्नमेंट भी उसके खिलाफ है। फिर कुछ दिन बाद ओपनहाइमर को पता चलता है कि जिन की मौत हो चुकी है और वो बुरी तरह से टूट जाता है। तो किटी उसे संभालती है। वो उसे कहता है कि उसने खुदकुशी कर ली और इस वजह से वो अपने प्रोजेक्ट मैनहट्टन पर, जो कि एटॉमिक बॉम्ब का प्रोजेक्ट था, सही से ध्यान नहीं दे पाता, जिसके चलते बाकी साइंटिस्ट एडवर्ड की थ्योरीज का मजाक उड़ाते हैं। तो वो बुरी तरह टूट जाता है और वहाँ से उठकर शहर से बाहर जाने लगता है। तो ओपनहाइमर वहाँ पर आता है और उसे रोक लेता है। वो उसे समझाता है कि हम बाद में तुम्हारी थ्योरीज पर काम करेंगे और उन्हें डिस्कस करेंगे। तो वो वहाँ पर ही रहता है। फिर हम ओपनहाइमर को एक कमेटी में देखते हैं जहां पर एटॉमिक बॉम्ब बनाने के बाद अब हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की तैयारी हो रही होती है, जो एटॉमिक बॉम्ब से 1000 गुना ज़्यादा तबाही मचाएगा। तो ओपनहाइमर कहता है कि अगर हमने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया तो दूसरे देशों को भी इस बात का पता चलेगा और वो भी बना लेंगे। मगर लेविस वहाँ पर कहता है कि क्या पता दूसरे देशों ने पहले ही हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया हो, और इससे लेविस और ओपनहाइमर में बहस हो जाती है और फिर पास्ट में काफ़ी साल बीत जाते हैं। फिर हम अमेरिकन ऑफिसर्स को ओपनहाइमर और उसकी टीम के साथ देखते हैं जो वर्ल्ड वार 2 के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उसमें अमेरिकन ऑफिसर्स कहते हैं कि वो जंग में एटॉमिक बॉम्ब को यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि उनके सामने जापान सर झुका ही नहीं रहा होता। ओपनहाइमर उनसे कहता है कि उन्हें
एटॉमिक बॉम्ब के साथ जापान को डराना चाहिए, ना कि उन पर यूज़ करना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर हमने जंग में एटॉमिक बॉम्ब यूज़ किया तो इस तरह जापान झुक जाएगा और वर्ल्ड वार 2 भी ख़त्म हो जाएगी। फिर हम 1945 का समय देखते हैं, जहाँ पर फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब के एक्सप्लोजन की तैयारी की जा रही थी। जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे बहुत तेज़ रोशनी निकलती है और कोई भी उस एक्सप्लोजन को नहीं देख पाता। फिर जब सभी लोगों के दूर खड़े होने की वजह से एक्सप्लोजन की आवाज़ उन तक पहुंचती है तो ओपनहाइमर कहता है कि नो, आई हैव बिकम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब ओपनहाइमर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है और सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एडमिरल लेस्ले ओपनहाइमर और उसकी टीम के बनाए हुए बॉम्ब्स को लेके जा रहा होता है। फिर 6 अगस्त और 9 अगस्त के दिन को वो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकन्स हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से हज़ारों किलोमीटर पर तबाही ही तबाही होती है और कई लाख लोग मर चुके होते हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद हमें ओपनहाइमर को एक स्पीच देते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो लोगों को खुश करने के लिए बाहर से अमेरिका की तारीफ़ ही करता है, मगर अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसकी वजह से कई लाख लोगों की जानें जा चुकी थीं और वो इस चीज़ को अपने अंदर फील भी कर रहा होता है। साथ ही जब वो वहाँ से निकलता है तो वो जले हुए लोगों की लाशों को अपने पैरों में देखता है, यानी वो साइकोलॉजिकली इस चीज़ को फील कर रहा था। फिर उसकी मुलाकात अमेरिकन प्रेसिडेंट हेनरी से भी करवाई जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो ओपनहाइमर से कहता है कि उसके एटॉमिक बॉम्ब बनाने की वजह से दुनिया में अब शांति आ चुकी है और वर्ल्ड वार 2 भी ख़त्म हो गई, और वो इसलिए भी खुश होता है कि अमेरिका ने रशिया से पहले ही एटॉमिक बॉम्ब बना लिया। मगर ओपनहाइमर का मुंह कारतूस जैसा बना होता है, यानी वो ज़्यादा खुश नहीं होता। हैरी उसे और भी ज़्यादा एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि ये काम तुम्हारी टीम ही करेगी, मगर ओपनहाइमर कहता है कि मुझे अपने हाथों में खून नज़र आता है। तो हैरी एक रुमाल पकड़ता है और उसे देकर कहता है कि जिस किसी ने भी एटॉमिक बॉम्ब बनाया, दुनिया को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और लोग सिर्फ तुम्हें दुनिया में शांति लाने वाले के तौर पर याद रखेंगे। ये सुनकर ओपनहाइमर उठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर एक दिन ओपनहाइमर को पता चलता है कि FBI उस पर नज़र रखे हुए है और इसकी वजह उसका गवर्नमेंट के लिए और भी ज़्यादा एटॉमिक बॉम्ब ना बनाना है। फिर हमें ओपनहाइमर को एक जगह स्पीच देते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो कहता है कि एटॉमिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और अगर कभी ये गलत हाथों में चली गई तो बहुत ही बड़ी तबाही आ जाएगी। फिर हम लेविस को देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी और इसकी वजह उसका ओपनहाइमर को और भी ज़्यादा बॉम्ब्स बनाने के लिए ना मना पाना था, और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए उसने ओपनहाइमर पर कम्युनिस्ट होने का दावा किया था और इसके चलते ही कोर्ट में केस भी चल रहा था और लेविस ने FBI के साथ मिलकर ओपनहाइमर को फंसवाने के लिए पूरा प्लान बनाया हुआ था। उधर ओपनहाइमर अपनी वाइफ किटी और अपनी टीम को बताता है कि अगर उसे कम्युनिस्ट डिक्लेयर किया गया तो उससे सारी फैसिलिटीज़ छीन ली जाएंगी और ना ही आगे वो कोई भी काम कर पाएगा। और फिर ओपनहाइमर के सभी जानने वालों के साथ मुलाकात की जाती है। फिर हम कोर्ट में लेविस को देखते हैं, जो कि ओपनहाइमर के एक कम्युनिस्ट स्टूडेंट की मदद करने और चाइना के साथ रिलेशनशिप में होने के सबूत कोर्ट में पेश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि कोर्ट में इस केस की वजह से ओपनहाइमर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, तो उसके पास साइंटिस्ट आइंस्टाइन आता है, जो उसे बताता है कि वो भी अपना देश छोड़कर आया है और अगर ओपनहाइमर की कंट्री उससे इतना बड़ा काम लेने के बाद उसके साथ ये सलूक कर रही है तो उसे भी अमेरिका छोड़कर कहीं और चला जाना चाहिए। फिर हमें प्रेजेंट में जूरी को दिखाया जाता है, जो कहती है कि ओपनहाइमर एक वफादार और एक अच्छा इंसान है, मगर उसके कम्युनिस्ट लोगों के साथ ताल्लुकात होने की वजह से और हाइड्रोजन बॉम्ब ना तैयार करने की वजह से उससे सारी की सारी फैसिलिटीज़ छीन ली जाती हैं, जिसे सुनकर ओपनहाइमर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो आइंस्टाइन के साथ अपनी मुलाकात को याद करता है, जिसमें आइंस्टाइन उसे बताता है कि वो साइंटिस्ट हैं और वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसके अलग अलग नतीजे निकलते हैं और ऐसे ही एक दिन वो बुढ़े हो जाएंगे और गवर्नमेंट उन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान देगी और उनके दोस्त और परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तब वो फिर कहता है कि वो आइंस्टाइन के पास कैलकुलेशंस लेके आया था और उस वक्त
वक्त वो दोनों जानते थे कि इन कैलकुलेशंस की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। और फिर आइंस्टाइन वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो फील करता है कि पूरी दुनिया जल चुकी है और सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और इसी के साथ इस मूवी का अंतिम संस्कार हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई है और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली ऐसी ही मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपने यारों और प्यारों का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।